नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो उनका टॉपिक चल रहा है काव्य के गुण, ये टॉपिक जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने आरंभ किया है। और यहाँ से आगे जितने भी लेक्चर आप लोगों को मिलने वाले हैं वो सारे क्रम से मिलते हुए चलेंगे, क्रम से टॉपिक जो है हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। एक दूसरी सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें आपकी जो एक 16 नंबर की बुक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे भी हम लोग पैरेलल चलाकर रखेंगे ताकि जल्दी से आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। और आप जिस तरह से विश्वास बनकर इस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, इस बात का आप लोग विश्वास रखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो काव्य के गुण हैं उनको आप कैसे सीख सकते हैं। कल का जो वीडियो आप लोगों ने देखा था वो मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से इसलिए समझाया था ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर काव्य के गुण होते क्या हैं, काव्य के गुणों की संख्या कितनी होती है और काव्य की आखिर परिभाषाएं क्या क्या होती है। तो जितने भी आचार्य थे, जैसे सबसे पहले भरत मुनि यानी कि गुणों की विवेचना करने वाले व्यक्ति भरत मुनि जी हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें कि काव्यों के जो गुण हैं उनकी प्रतिष्ठापक किसने करी, तो आचार्य वामन जी हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वो चीज़ें चर्चा करी थी, तो आज हम उनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि जो काव्य के गुण हैं, जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसके अनुसार भी काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। और जो आचार्य वामन हैं और जो मम्मट हैं उनके भी हमने जो काव्य के गुणों की संख्या है वो चीज़ें हमने देखी हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए 3 तरह के काव्य के गुण हैं और तीनों तरह के काव्य के गुण मैं आप लोगों को इस टॉपिक में समझा दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रसाद गुण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रसाद गुण के बारे में। ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे पहला काम है कि जैसे जैसे मैं पॉइंटों में आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ, आप पॉइंटों में उन चीज़ों को याद रखें। चूँकि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको अपनी भाषा में इसे कैसे लिखना चाहिए वो मैं आपको अंत में बताऊंगा, वीडियो के अंत में। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुने ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रसाद गुण की, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहीं पर इसके मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये प्रसाद गुण हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे ओज गुण के बारे में कि ओज गुण क्या होता है, और ओज गुण के बारे में पढ़ने से इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे तीसरे नंबर पर जिसका नाम है माधुर्य गुण। क्या है? माधुर्य गुण। इस विधि को बोलते हैं बच्चों तुलनात्मक विधि, जहां आप एक साथ तीनों के बारे में, तीनों का जो अंतर है वो भी सीख जाएंगे और तीनों को आप कैसे याद करें ये बात भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ इतना स्पेस ले लेते हैं ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो हमको। ये तीनों जो काव्य के गुण हैं, इन तीनों गुणों को हम लोग सीखेंगे। अब एक बात और ज़रूर ध्यान रखिएगा, चूँकि आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हो और हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हो तो आपको जो वर्णमाला है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो काव्य के गुण हैं इनमें वर्णों का ही महत्व होगा। इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कि वर्ण क्या हैं, यानी कि टोटल वर्ण अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य क्या हिंदी के अंदर अगर वर्णों की संख्या की बात करें तो 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन होता है उसको जरा ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। और उसके अंदर 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कै, चै, टै, तै, पै, यानी कै वर्ग, ठीक है। अब कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं आप जानते हो? कै, ख, ग, घ, ङ। ऐसे चै वर्ग में चै, छ, जय, 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 झ। ऐसे टै वर्ग में, टै वर्ग जो होगा ना, इसको ध्यान रखना,
ये जो ट वर्ग है, इस ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, इस तरह से आप ये ट वर्ग वाला जरूर ध्यान रखिएगा। जो ओज गुण होता है, उस ओज गुण के अंदर ये ट वर्गीय वर्णों की अधिकता होती है। पहली विशेषता समझ में आई? पहले मैं इन दोनों को क्लियर कर देता हूं, फिर ये भी क्लियर करते चलेंगे कि जो ट वर्ग हैं, उस ट वर्ग के वर्णों की अधिकता पाई जाएगी। अब ट वर्ग के वर्ण कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ण। ध्यान हो जाएंगी। अब ओज गुण के अंदर ट वर्ग के वर्णों की अधिकता होगी, पहली बात तो, यानी जो काव्य पंक्ति होगी, जो काव्य पंक्ति होगी उसके अंदर कठोर जो ट वर्ग के वर्ण हैं, उन ट वर्ग के वर्णों की अधिकता होगी। और सामासिक पद मिलेंगे। देखिए, एक समस्त पद होता है जिसको सामासिक पद भी बोलते हैं, समास भी बोलते हैं, और एक होता है विग्रह करना। एक क्या होता है? विग्रह करना। तो विग्रह कब होता है? जब हम दो पदों के बीच में जब कारक चिन्ह लगा देते हैं या कारक विभक्ति लगा देते हैं तो वो समास का क्या हो जाता है? विग्रह हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब उस कारक विभक्ति को हम लोग हटा देते हैं तो वो समस्त पद बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सामासिक पद। क्या बोलते हैं? सामासिक पद। एक शब्द आपको जो दिमाग में रखना है वो रखना है संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर कैसे होते हैं? संयुक्त अक्षर जैसे हिंदी में बात करें तो अपने चार होते हैं, छत्रज्ञ, श्रेय। ये संयुक्त अक्षर तो होते ही हैं, लेकिन इनके अलावा भी संयुक्त अक्षर जो है हम लोग मान सकते हैं, जैसे आधा क और तय आ जाए, आधा क और तय कत, तो ये भी एक संयुक्त अक्षर कहलाएगा। लेकिन एक जैसे दो वर्ण आ जाते हैं, क और क, तो वो द्वित्व वर्ण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो द्वित्व वर्ण कहलाते हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? संयुक्त वर्ण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संयुक्त अक्षर। तो जिस काव्य पंक्ति में, पहली विशेषता समझ लो, जिस काव्य पंक्ति में ट वर्गीय वर्णों की अधिकता हो, संयुक्त वर्णों की अधिकता हो और सामासिक पदों की अधिकता हो, तो वहां होगा ओज गुण। अभी मैं परिभाषाएं नहीं बता रहा, विशेषताओं पे आगे डायरेक्ट। ठीक है, तो अभी परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ये 2 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं ओज गुण की। तो ओज गुण के अंदर कि जब किसी काव्य पंक्ति में ट वर्गीय वर्णों की, सामासिक पदों की और संयुक्त वर्णों की अधिकता पाई जाती है तो वहां ओज गुण होता है। ठीक है, जैसे रीतियां भी 3 होती हैं, गौड़ी रीति होती है, पांचाली रीति होती है और वैदर्भी रीति होती है। रीतियां 3 तरह की होती है। तो जहां पर ओज गुण होगा वहां गौड़ी रीति होती है, जहां पर ओज गुण होता है वहां पर गौड़ी रीति होती है, या गौड़ी रीति होगी तो वहां ओज गुण होगा। ये दोनों सिमिलर चलती हैं, साथ में चलती हैं। फिर हम रसों की भी बात करेंगे, कहाँ कौन कौन से रस होंगे जिसमें ओज गुण होगा और कौन कौन से रस होंगे जिसके अंदर माधुर्य गुण होगा। तो वापिस से समझ में आ गई लाइन। तो यहाँ पर तो ट वर्गीय वर्ण, सामासिक पद, संयुक्त वर्णों की अधिकता होगी, लेकिन जो माधुर्य गुण है, इसी लाइन को आप बदल दें कि जिस काव्य पंक्ति में ट वर्गीय वर्णों की, सामासिक पदों की और संयुक्त वर्णों की अधिकता नहीं होती है, यानी उनका अभाव पाया जाता है, उनकी कमी पाई जाती है, तो वो क्या कहलाता है? वो माधुर्य गुण होता है। वहाँ समझ बैठी? और जहाँ माधुर्य गुण होता है वहाँ वैदर्भी रीति होती है। कौन सी होती है? वैदर्भी रीति होती है। समझ बैठी ना? यानी रीतियाँ क्या होती हैं? काव्य लिखने की जो शैली होती है, काव्य लेखन की जो शैलियाँ होती हैं उनको ही हम रीति बोलते हैं, काव्य की रीति बोलते हैं। क्योंकि आप लिटरेचर के विद्यार्थी हो तो मैं आप लोगों से ये सब बातें कर सकता हूँ, क्योंकि जनरली जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं वहाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वहाँ बड़ा विस्तार से पढ़ाना होता है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रख लेना कि ओज गुण और माधुर्य गुण के अंदर एक अंतर समझ में आया। ट वर्गीय वर्ण, संयुक्त वर्ण और सामासिक पदों की अधिकता पाई जाए तो वो होगा ओज गुण, और ट वर्गीय वर्ण, सामासिक पद और संयुक्त वर्णों की अधिकता नहीं हो, अभाव पाया जाए तो वो कहलाएगा माधुर्य गुण। अब वापिस सुनिएगा, एक और विशेषता समझिएगा कि जिस काव्य पंक्ति को पढ़ करके, जिस काव्य पंक्ति को पढ़कर मन में उत्साह, जोश, वीरता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं,
जिस काव्य पंक्ति को पढ़कर मन में उत्साह, जोश, उल्लास, उमंग, वीरता जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो वो कहलाता है ओज गुण। क्या कहलाता है? ओज गुण। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जब कविता हम पढ़ेंगे तो इस कविता को पढ़ते हैं तो एक उत्साह का भाव जागता है, एक वीरता का भाव जागता है। तो जिस काव्य पंक्ति को पढ़ करके या जिस काव्य पंक्ति के अर्थ को सुनकर मन में उत्साह, ऊर्जा, उमंग, उल्लास, वीरता जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो ओज गुण है। वो क्या है? ओज गुण है। और जिस काव्य पंक्ति में कोमल कांत पदावली, जिस काव्य पंक्ति में कोमल कांत पदावली का प्रयोग करते हैं और जिसे पढ़ने में मन में प्रेम, करुणा, ठीक है ना, मन में प्रेम, करुणा, दया ऐसे भाव जाग जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? माधुर्य गुण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? माधुर्य गुण कहलाता है। दो अंतर समझ में आ गया कि अगर उत्साह, उमंग, जोश अगर उत्पन्न होता है तो फिर वो कहलाएगा आपका ओज गुण। लेकिन जिस काव्य पंक्ति को पढ़ करके मन में प्रेम, दया, करुणा आदि का भाव जाग जाए तो वो कहलाएगा माधुर्य गुण। अब आप लोग रसों के बारे में भी सीख लीजिए। अब रस कितने होते हैं अपने पास? रस 9 रस होते हैं। तो रौद्र रस, विभत्स रस, वीर रस, ठीक है ना, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, ऐसे जो रस होंगे उनके अंदर ओज गुण होगा। लेकिन जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस, ठीक है ना, या अपन कहें करुण रस है या फिर हास्य रस है, ऐसे रस जो होंगे उनके अंदर माधुर्य गुण होता है। कौन सा होता है? माधुर्य गुण होता है। तो ये 3 विशेषताएं आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। 2 नंबर के अंदर आप आसानी से इनको लिख सकते हैं कि जिस काव्य पंक्ति को पढ़कर मन में उत्साह, उमंग, जोश इत्यादि भाव जागृत होते हैं तथा जिनमें टय वर्गीय वर्ण, संयुक्त वर्ण और सामासिक पदों की अधिकता पाई जाती है उसे हम ओज गुण कहते हैं, या वहाँ उस पंक्ति में ओज गुण पाया जाता है। इसमें वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस इत्यादि रसों का प्रयोग किया जाता है या इत्यादि रसों में ओज गुण पाया जाता है। बड़े आसान है आपको याद करना। 3 गुण याद करने। गुण किसे कहते हैं, गुण कितने प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण को परिभाषित कीजिए, ओज गुण को परिभाषित कीजिए। इसी टाइप के आपके प्रश्न आने वाले हैं तो आप सीख जाएंगे इस चीज़ों को। और जो प्रसाद गुण है ये तो बिल्कुल सीधा साधा है, यानी जिस काव्य पंक्ति को पढ़कर अर्थ स्वतः ग्रहण हो जाता है, जिस काव्य पंक्ति को पढ़ करके अर्थ स्वतः ही ग्रहण हो जाता है उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। और सभी रसों के अंदर प्रसाद गुण पाया जाता है, सभी रसों में प्रसाद गुण पाया जा सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अर्थ के दृष्टि से। यानी जिस काव्य पंक्ति को हम पढ़ते हैं और पढ़ करके उसका अर्थ आसानी से ग्रहण हो जाए तो वहाँ पर कौन सा होगा? प्रसाद गुण होगा। कौन सा होगा? वहाँ पर प्रसाद गुण पाया जाता है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये पंक्ति मैं बोल रहा हूँ तो आप बिल्कुल सीधे तौर पे समझ रहे हो कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। आ रहा नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब है कि जिस काव्य पंक्ति को पढ़ करके उसका जो अर्थ है वो स्वतः ही ग्रहण हो जाता है तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। कौन सा होता है? प्रसाद गुण होता है। क्लियर सभी को? तो अब मैं बोर्ड पर नोट कर देता हूँ, फिर मैं इसके जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ वीडियो स्किप ना करें, पूरा ध्यान से सुनते चलें, कान में लीड लगा रखी होगी आपने, और जैसा मैं लिखता चल रहा हूँ वैसे ही आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखते हुए चले। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो है ये जो प्रसाद गुण है इसकी विशेषताएं लिख देता हूँ, फिर मैं ओज गुण के बारे में लिखूँगा। यहाँ एक नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसी काव्य रचना
जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, वह प्रसाद गुण से युक्त रचना मानी जाती है। वह प्रसाद गुण से युक्त रचना मानी जाती है, अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। अभी विस्तार से लिख लीजिए, फिर हम इसको छोटा कर लेंगे अपनी तरीके से। स्वच्छता एवं स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। दो चीज़ें इसके अंदर, स्वच्छता एवं स्पष्टता। स्वच्छता एवं स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। प्रसाद गुण ऐसे धुले हुए वस्त्र के समान होता है जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है। ये सारी लाइनें आपको लिखनी है पॉइंटों के अंदर। ये पॉइंट हो गया। प्रसाद गुण ऐसे धुले हुए वस्त्र के समान होता है जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है। अथवा ऐसी सूखी लकड़ी के समान होता है जो तत्काल आग ग्रहण कर लेती है। जो तत्काल आग ग्रहण कर लेती है। यहाँ जो उदाहरण है वापस देखिए बच्चों, इस लाइन को आपको दिखाई दे रही होगी, एक बार आप इसे नोट करें। मैंने यहाँ लिखा है कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, वहाँ प्रसाद गुण से युक्त रचना मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के ही काव्य का जो अर्थ है वो स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे हम प्रसाद गुण से युक्त काव्य कहते हैं। जो प्रसाद गुण है उसकी दो विशेषताएं, स्वच्छता और स्पष्टता।
स्वच्छता और स्पष्टता ये काव्य गुण की दो विशेषता मानी जाती है। प्रसाद गुण जो है ऐसे धुले हुए वस्त्र के समान होता है जिसमें जो जल है वो सहजता से व्याप्त हो जाता है, या ऐसी सूखी लकड़ी के समान होता है जिसमें तत्काल ही वो आग ग्रहण कर लेता है। इसका तात्पर्य यह हुआ बच्चों कि जो प्रसाद गुण होगा या प्रसाद गुण के अंदर जो काव्य रचा गया होगा उसकी काव्य पंक्तियां ऐसी होंगी जिसको पढ़ते ही और उसका अर्थ जो है आसानी से ग्रहण हो जाता है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो मैं एक उदाहरण यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा बीच में। ये उदाहरण है इसका, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, इसे मिटा देता हूं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने। तो देखिए यहाँ बच्चों ये मैं पद लिख रहा हूँ, एक पंक्ति और है, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी। एक और है जिसको अपन नोट कर सकते हैं, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ठीक बच्चे, तो यहां देखिए ये आपके सामने दो उदाहरण लिख दिए, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए कि जब किसी काव्य पंक्ति को हम पढ़ करके और उसका अर्थ जो है आसानी से ग्रहण कर लेते हैं तो वह काव्य रचना प्रसाद गुण युक्त मानी जाती है। क्या मानी जाती है? वह प्रसाद गुण युक्त रचना मानी जाती है। तो यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं तो आसानी से चीज़ें समझ में आ रही हैं। और इसके अंदर क्या खास बात है प्रसाद गुण की, कि जो प्रसाद गुण हैं ये लगभग सभी रसों में पाया जाता है। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। इसके अंदर अगली जो पंक्ति है यहाँ अगला पॉइंट बना लेना, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, सभी रसों में पाया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये वाला हिस्सा मिटाऊंगा क्योंकि अभी हमें ओज गुण भी पढ़ना है और फिर माधुर्य गुण के बारे में भी नोट करेंगे। और तीनों का जो अंतर है वो आपको समझ में बैठ ही गया है, अच्छे से सीख ही चुके हो आप लोग कि यहाँ तीनों का अंतर क्या है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये जो ओज गुण है इसके बारे में लिखूँगा और फिर हम लोग माधुर्य गुण के बारे में लिखेंगे। देखिए कि वह काव्य रचना जिसे पढ़ करके मन में उत्साह, जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है,
उसे हम ओज गुण युक्त काव्य रचना मानते हैं या मानी जाती है। तो यहाँ अगर आ जाता है यहाँ तक तो देखते हैं, नहीं तो फिर उधर लिखेंगे अपन। ठीक, ऐसी काव्य रचना, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से मन में जोश, उत्साह, उल्लास, वीरता आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आप पॉइंट लिखेंगे, गौड़ी रीति की तरह इसमें संयुक्त अक्षरों, टय वर्गीय वर्णों, सामासिक पदों, एवं रैफ युक्त यानी रै वाले वर्ण, रैफ युक्त वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है। अधिक किया जाता है यानी गौड़ी रीति की तरह इसके अंदर भी संयुक्त अक्षरों का, टय वर्गीय वर्णों का, सामासिक पदों का एवं रैफ युक्त वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिए। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है यानी जो वीर रस है, जो रौद्र रस है, जो विभत्स रस है, आदि रसों की रचनाओं में ओज गुण अधिक पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक पद है जिसको मैं लिख देता हूँ एक उदाहरण के रूप में। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, नेक नहीं डरना होगा। ये पहली पंक्ति है। प्राणों का बलिदान, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ठीक बच्चों, देश के वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ठीक है ना। और आप जो झांसी की रानी कविता उसको लिख देते हो, या जो मेवाड़ का सिंहासन कविता है उसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं जिनके बारे में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो मेन बात है कि ये गुण क्या है, ये समझ में बैठ गया। तीसरे नंबर का और नोट कर देता हूँ, माधुर्य गुण। इसको देखिए, नंबर 1, ऐसी काव्य रचना
ऐसी, चलिए इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं कि हृदय के अंदर जो आनंद उल्लास से कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण युक्त होती है, अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर मन में श्रृंगार, आप इसको प्रेम बोल सकते हो, श्रृंगार यानी प्रेम, करुणा या शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, वह माधुर्य गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वैदर्भी रीति की तरह इसमें संयुक्त अक्षरों ट वर्गीय वर्णों एवं सामासिक पदों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। या अत्यंत कम प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट है, श्रृंगार हास्य करुण शांत आदि रसों से युक्त रचनाओं में माधुर्य गुण पाया जाता है। ठीक है, एक उदाहरण लिख लेता हूं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। सो करई भौहनी हंसई। देन कही नट जाई देन कही नटी जाए। तो ये कवि बिहारी जी का जो आपका चैप्टर है उसी के अंदर से ये पद लिया गया है बच्चों। उसी के अंदर बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। सो करई भौं नहीं हंसई देन कहीं नट जाए। यानी कि कवि बिहारी जी बताते हैं कि जो ब्रज में गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी के बात करने का आनंद प्राप्त करने के लिए उसकी मुरली को छिपा लेती हैं, लेकिन
जब भगवान श्री कृष्ण जी उनसे अपनी मुरली मांगते हैं, सो करे भों नहीं हंसी, उन्हें सौगंध देता है, शपथ देता है, तो अपनी बोहों से वो हंस जाती हैं। लेकिन देन कहीं नट जाए, लेकिन देने के लिए कहते हैं तो नट जाती है, अर्थात मना कर देती हैं। तो देखिए ये आपके सामने तीनों आ गए हैं बच्चों। काव्य के गुण 3 हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। बिल्कुल आसान है, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ये काव्य रचना ऐसी होती है जिसको पढ़कर जोश, उत्साह, उल्लास, वीरता आदि की भावना उत्पन्न होती है। ये काव्य रचना ऐसी होती है जिसे पढ़कर प्रेम, करुणा, शांति के भाव उत्पन्न होते हैं। और ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़कर के अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, वो प्रसाद गुण की रचना मानी जाती है। सभी रसों के अंदर प्रसाद गुण पाया जा सकता है, लेकिन जो वीर रस है वो रौद्र रस है या विभत्स रस है। रौद्र, वीर और विभत्स रसों की रचनाओं में ओज गुण पाया जाएगा। श्रृंगार, हास्य और करुण और शांत रस जो होता है, उस रचनाओं के अंदर वो माधुर्य गुण पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर आपके पास जो भी गाइड है उसके अंदर सोल्व करके देखना, जरूर से ज़रूर उसके क्वेश्चन पढ़ करके देखना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग हो, लेकिन उनके लैंग्वेज को आप अपने अकॉर्डिंग मोड़ दो, अपने तरीके से नोट करिएगा। ठीक, तो यहाँ जैसे कई तरह के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न कि काव्य में गुण किसके धर्म और आश्रित माने जाते हैं। तो काव्य में जो गुण हैं, रस अर्थात काव्य आत्मा के स्थायी धर्म तथा रस के साथ ही शब्दार्थ के आश्रित माने जाते हैं। तो ये आप लोग बता ही देंगे। इसी में ओज गुण व्यंजक रस बताइए, ओज गुण के अंदर कौन कौन से रस होते हैं। तो ये आप बता ही देंगे कि ओज गुण के अंदर कौन कौन से रस आ रहे हैं। वीर, रौद्र, विभत्स आदि रसों का प्रयोग ओज गुण के अंदर किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कह रहे हैं देखो, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसे मनु मंजुल कंज कली, इस पंक्ति में निहित काव्य का गुण बताइए। तो इस पंक्ति के अंदर माधुर्य गुण है कि प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय हुआ है। विकसे मंजू, मनु यानी कि उसमें विकसित हो गए हैं मानो मंजुल, सुंदर कंज कली, सुंदर कमल के जो फूल हैं उसमें क्या हो गए, खिल्ली गए। तो ये एक तरह से क्या कह रहे हैं, वहाँ पर श्रृंगार रस वाली बात चल रही है। तो ये कौन सा रस होगा यहाँ पर, ये माधुर्य गुण होगा। तो सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों को सोल्व करने हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर है वो नहीं करवा रहा हूँ। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, अलंकार। अलंकारों के बाद में आपके छंद सीखेंगे। और ये 3 टॉपिक हैं, तीनों 16 नंबर का टॉपिक है आप लोगों का ये, इसे आप अच्छे से करिएगा। इसके बाद ही या इसके साथ ही जो आपकी जो बुक है जिसको आप पढ़ना चाह रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास, उस बुक के भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग जो हमारी बुक है जिसमें पहली है सरयू और दूसरी बुक है मंदाकिनी, उन बुकों को भी हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो पहले आपको हिंदी साहित्य का इतिहास करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसी तरह चैनल पर जुड़े रहिए। निवेदन इतना सा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप लोग इस चैनल से जोड़ें ताकि उन सभी स्टूडेंट को लाभ मिल सके और वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकें। केवल इतना सा आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार एक अलग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।